सभी को नमस्कार। आज हम स्टेप अहेड इंस्टीट्यूट में समझेंगे कि क्लास 9th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, सेट्स। तो वो सेट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सेट होता क्या है ना, और उसके बाद उसके संबंधित कुछ और सवाल भी आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेट। तो देखते हैं क्या बताते हैं। Set is a collection of objects where objects do not repeat। यानी कुछ चीज़ों का एक कलेक्शन हो सकता है, होता है सेट, जहाँ पर वो चीज़ें रिपीट नहीं होती। जैसे अगर हम एक टेबल और एक कुर्सी को एक सेट बनाएं, तो कुर्सी को हम दोबारा नहीं बताएंगे। या फिर अगर हम नंबरों की बात करें, तो 3 4 5 का हम मिलके एक सेट बनाएं, उसमें 5 दोबारा लिखें, तो वो सेट नहीं होगा। फिर तो सिर्फ 3 4 5 ये एक सेट बनेगा। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर क्लियरली डिफाइंड। इसमें ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर कुछ डाउट रहेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है एक सेट में, या उसी सेट में दूसरा भी आ सकता है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझते हैं कि एक क्लास में ऊंचे बच्चों की संख्या कितनी है। 30 बच्चों की क्लास है, उसमें से ऊंचे बच्चे कितने हैं, हाइट वाले बच्चे कितने हैं। तो कोई एक टीचर बताएगा कि 10 बच्चे हाइट वाले हैं क्योंकि उनका मेजरमेंट अलग है। कोई दूसरे टीचर बताएंगे कि 15 बच्चे हाइट वाले हैं। तो ये सेट नहीं बनेगा। सेट वहाँ पे बनता है जहाँ पर बहुत क्लियर मेजरमेंट और कैलकुलेशन के साथ में हम ग्रुपिंग कर सकें, कलेक्शन बना सकें। तो इसको अगर हम वैसे कहें कि 4 फीट से ऊंची हाइट के बच्चों का ग्रुप, तो वो एक सेट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसी के ओपिनियन से नहीं, हम एक मेजरमेंट के साथ में सेट बना रहे हैं। एक सेट के अंदर क्या हो सकता है, एक सेट के अंदर नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर दूसरे सेट मिला के भी एक सेट बन सकता है। वो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तो रहा सेट के बारे में। अब सेट का नाम कैसे देते हैं हम। तो सेट का नाम देने के लिए बहुत सीधा सा तरीका है। हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। ए से जेड तक के कैपिटल लेटर्स हम कोई से भी यूज़ करके सेट का नाम दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इस नाम को यूज़ करके हम सेट कैसे बनाते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब जो ये ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे हम सेट में, ये क्या, इनको क्या बोलते क्या हैं सेट में। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको, सेट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हाईलाइट कर दी गई है ताकि आप उसको अच्छे से देख के याद कर सकें। और एक सेट के एलिमेंट्स को हम दिखाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर साइड में दिखाया गया है कि कैसा बनता है वो। तो अ, एक ब्रेसेस या पैरेंथेसिस के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स है किसी एक सेट में, उसका जो काउंट है या उसकी संख्या है, उसको हम एन ब्रैकेट सेट का नाम, वैसे हम लिख के दिखाते हैं। तो हम इसको आगे और देखेंगे किस तरीके से होता है उदाहरण से। ठीक है। अब देखते हैं कि हम सेट को लिखते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये एक उदाहरण है यहाँ पे। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1,2,3,4,5 ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया है एक सेट। जब हम इसको बोलते हैं तो हर बार ब्रैकेट ओपन या ब्रैकेट क्लोज बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेट कहलाएगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये एक सेट है। इसमें हम एलिमेंट्स को कॉमा से अलग अलग करते हैं। और इस सेट में जो हमने अभी पढ़ा, इसमें एलिमेंट्स की संख्या है 5। 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5 एलिमेंट्स हैं, तो एन ए हो गया 5। इस तरीके से जो हम सेट को लिखते हैं उसको कहते हैं रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। तो अगर इसको रोस्टर बोलते हैं तो क्या कोई और मेथड भी है, तो उसका जवाब है हाँ। हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये होता है दूसरा मेथड, जिसको हम बोलते हैं रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो इसमें किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते। इसमें हम उनकी एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, जो वो सारे एलिमेंट्स जो सेट के अंदर हैं उसको फॉलो करें।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो ए क्या सेट है? सारे नेचुरल नंबर्स जो 6 से कम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो हमने रोस्टर फॉर्म में देखा था सेट, वो सेम ही यहाँ पर भी आया है। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, और अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ये वर्ड फॉर्म में लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम फॉर्मूला या रूल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रूल फॉर्म देखिए, यहाँ पर सब कुछ सिंबल्स के थ्रू बताया हुआ है। इसको हम समझेंगे कि ये हर एक सिंबल का क्या मतलब है। इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी ये सिंबल का हर मतलब समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक अलग से सेक्शन दे रहा हूँ। ये बहुत खास चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा दोबारा देखिएगा और उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेट्स के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है जो हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी से लेकर आगे की सभी आपकी पढ़ाई तक सेट का ये फॉर्मेट आपको काम आने वाला है। तो इसमें इसको हम पढ़ते कैसे हैं? a इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद जो पाइप है उसको हम पढ़ते हैं सच दैट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर राइट में, सच दैट x, उसके बाद एक ये सिंबल बना हुआ है जिसको बोलते हैं इज अ, या फिर उसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो हम इसको पढ़ेंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर कैपिटल N लिखा है। तो सेट्स के लिए हमने कुछ नंबरों को डिफाइन करने के लिए कुछ विशेष लेटर्स लिए हुए हैं, जैसे कैपिटल N नेचुरल नंबर के लिए है, W होल नंबर के लिए है, Z या I इंटीजर्स के लिए है, Q रैशनल नंबर्स के लिए है, और R रियल नंबर्स के लिए है। और अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे यहाँ पर किया हुआ है x इज n और x बिलोंग्स टू n, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है x इज लेस देन 6। ये जो इसके ऊपर वाला जो वर्ड्स में दिया हुआ है उसी को हमने सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमको बहुत जगह पर सवालों में आता है कि हमको सिंबल्स दिए हुए होते हैं, उसका हमको उसको समझ के उसको आगे सॉल्व करना होता है। तो ये बेसिक जो चीज़ है ये काफ़ी ध्यान से हमको समझना ज़रूरी है। अच्छा, इन दो के अलावा एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम, जिसमें हम सेट्स को दिखाते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी देर में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो तरीका हुआ था एक। और कोई तरीका है क्या सेट्स लिखने का? तो वेन डायग्राम के अलावा ये एक और तरीका होता है जहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ होते हैं। तो हम दो एलिमेंट का एक ग्रुप बना के इस तरीके से उनको लिखते हैं। ये हर एक ग्रुप यानी जो ब्रैकेट के अंदर हमको दिख रहा है वो भी एक एलिमेंट ही बनता है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? ये यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में पहले लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 1 कॉमा 2 4 कॉमा 3 कॉमा 9 कॉमा 4 कॉमा 16, और उसके बाद इसको ही हमने रूल फॉर्म में लिखा हुआ है, रूल मेथड में, जहाँ पर समझाया हुआ है कि a इज x comma y such that x and y both are natural numbers, and ये सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई, x is less than 5 and y is equal to x square। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि इसमें क्या आ रहा है? तो सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट पे समझेंगे कि इसको x, y के फॉर्म में लिखना है हमको, सारे एलिमेंट्स को। और x के बारे में बताया है कि x एक नेचुरल नंबर है और x 5 से छोटा है। तो हमको कौन कौन से नंबर मिलेंगे? 1 2 3 और 4। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट बनाए 4, क्योंकि 4 हमको एलिमेंट मिले हैं x के। पहले वाले हर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट 1 2 3 और 4, ये हमने लिख दिया है। अब हमको y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू के लिए हमको आगे फॉर्मूला दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट में x की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला में रखेंगे और y की वैल्यू ले जाके रखते जाएंगे। तो पहले वाले में होगा 1, अगर x है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। वैसे ही हम x की जगह पे जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर यानी 4।
इस तरीके से ये सेट बनेगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये भी हमको आगे काम आएगा, अभी शायद इतना काम ना आए। ठीक है, तो हम अब देखते हैं सेट्स के टाइप कितने होते हैं। तो सेट्स के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। एक होता है नल सेट, नल मतलब एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट नहीं है। तो ये एक सेट है जिसको हम पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 0। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 0 से छोटा हो, इसलिए वो एक खाली सेट बनेगा। और इस खाली सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट, इसको हम दिखाते हैं फाई के चिन्ह से। ये जो यहाँ पर बना हुआ है नल सेट के आखिरी में ये सफ़ेद बॉक्स में, ये फाई का सिंबल है। तो हम उसको ऐसे खाली ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं और फाई से भी दिखा सकते हैं। सेकंड वाला है सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट वो होता है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बताया है x such that x is a whole number and x is less than 1। तो सिर्फ 0 एक ऐसा होल नंबर है जो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 वाला एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि 0 लिखा होना और नल सेट होना दोनों अलग अलग है। 0 एक एलिमेंट बन के आया है तो वो एक सिंगलटन सेट बनेगा। ठीक है, नल सेट होता जिसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं नल सेट। ठीक है, तीसरा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर काउंटेबल, यानी जितना हम गिन सकें उतने एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले का एग्जांपल लिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। उससे उल्टा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स की गिनती नहीं कर सकते, एलिमेंट्स उसमें आते ही जाएंगे जैसे जैसे हम उस रूल को आगे बढ़ाएंगे। जैसे x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100। अभी 100 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है वो इस सेट में आए हुए हैं। तो क्योंकि हमको पता है कि नेचुरल नंबर्स की संख्या बढ़ती जाती है, अनंत है नेचुरल नंबर्स, तो ये सेट भी इनफाइनाइट या अनंत बन जाता है। ठीक है, अच्छा ये हमने अलग अलग टाइप के सेट की बात करी। अब हम क्या दो सेट को कंपेयर करके और बता सकते हैं कि क्या दो सेट इक्वल हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो तब होता है जब हम ये देखें कि उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स सेम हो। किसी भी सेट में एक एलिमेंट कम या एक एलिमेंट ज़्यादा हुआ तो वो सेट को हम दोनों सेट को इक्वल नहीं बोल सकते। इसमें एक खास बात जो ध्यान रखने की है कि अगर हमको दो सेट रूल फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं जिसे हम कहते हैं, तो हम उसको पहले एलिमेंट्स के फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। इधर रूल के बेसिस पे हम जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम कह सकें कि दो सेट इक्वल हैं या नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी सेट को इक्वल बताने वाला क्वेश्चन आए तो ये देखिए कि दोनों सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हों। ठीक है, अभी आते हैं हम वेन डायग्राम पे जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम होता है जहाँ पर हम एलिमेंट्स को एक ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर 1 और फिगर 2 में आप देख रहे हैं, ये जो भी एलिमेंट्स है उस सेट के, हम उसको या तो उन एलिमेंट्स को उस ज्योमेट्रिकल फिगर में डालते हैं या फिर हम उनकी प्रॉपर्टी को ज्योमेट्रिकल फिगर में डालते हैं, जैसा कि फिगर 1 में हम देख पा रहे हैं। तो फिगर 2 में क्या खास बात है? यहाँ पे फिगर 2 से हमको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ पता पड़ती है। यहाँ पर क्या है, दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। और यहाँ पर खास चीज़ ये है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर हैं। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? सेट ए एक बड़ा सा ओवल है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे। लेकिन बी के अंदर सिर्फ 2 4 6 8, ये चार ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हो तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट बन जाता है। तो यहाँ पर बी ए का सबसेट है। अब इस सबसेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट।
यहाँ पर जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब जो छोटा सेट है, जो सब सेट है, उसके उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में हों, तो वो प्रॉपर सबसेट है। तो सबसेट कब होता है? सबसेट तब होता है जब ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि सब छोटा सेट और बड़ा सेट दोनों के एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं। हमको पता नहीं है कि सेम है कि नहीं है, तब हम सबसेट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमको पता है कि बी में एलिमेंट्स कम हैं और ए में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो हम बोलेंगे बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है? इस सबसेट का कंसेप्ट हमको बहुत जगह यूज़ होने वाला है, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है? सबसेट का सिंपल यहाँ पे और प्रॉपर सबसेट का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसेट के अंदर नीचे एक डंडी आती है, स्लीपिंग लाइन आती है जो इक्वल टू दिखाती है, और प्रॉपर सबसेट में कोई अलग से सिंबल नहीं, सिर्फ एक लेटा हुआ यू बोल सकते हैं, वो है स्लीपिंग यू बोल। ठीक है? अब सेट पे कुछ ऑपरेशंस हम देखते हैं। अभी हमने वेन डायग्राम से देखे थे, तो हम उसी के बेसिस पे सेट के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं वो समझेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक 3 सेट का ग्रुप लिया है। उसमें सबसे बड़ा होता है एक यूनिवर्सल सेट। ये हमको अधिकतर इसी तरीके से बताया जाता है, और एक कैपिटल यू से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है जो यहाँ पर रेक्टेंगल से बताया हुआ है। उसके बाद में दो सेट है, सेट ए और सेट बी, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। अब ये सेट ए और सेट बी और यूनिवर्सल, ये तीनों मिला के अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पर हम अगर पहला फिगर देखेंगे, पहले टॉप राइट देखते हैं। सबसे यहाँ पर ए सेट है जो वाइट में है, और उसके बाहर का पूरा एरिया ब्लू में है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के, ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे, जिसको हम ए डैश से दिखाते हैं। तो इससे हमको ये भी समझ में आता है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों मिलके पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बना देंगे। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। अभी इसके लिए हम बॉटम लेफ्ट में आएंगे। सबसे नीचे जो लेफ्ट में है, जो एक आंख सरी का शेप दिख रहा है ब्लू कलर का हमको, वो है ए इंटरसेक्शन बी। ये दो सेट ए और बी में कुछ, इन दोनों सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है और जो बी में भी है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ए में है, और कुछ और एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ बी में है। तो वो एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है वो इस नीले एरिया में आएंगे, और उसको एरिया को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो इंटरसेक्शन का साइन है वो उल्टा यू की तरह बनता है। ठीक है? अब तीसरी ऑपरेशन पे आते हैं, वो होता है डिसजॉइंट सेट। इसमें हम लेफ्ट में जो सेंटर वाला फिगर है वो देखेंगे। ए और बी दो सेट हैं यू के अंदर, और दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दोनों एकदम अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों अलग अलग दिखाए जाएंगे, और उनको बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। तो जब डिसजॉइंट सेट होते हैं तो इंटरसेक्शन जो होता है ए और बी का, वो हमको एक एम्प्टी सेट मिलता है। ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम, कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, डिसजॉइंट सेट ए एंड बी, ये अल्टीमेटली एक और सेट बना के हमको दे रहे हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट होगा। ठीक है? अब आते हैं एक खास पॉइंट पे, जो होता है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये हम बॉटम राइट पे देखेंगे, नीचे राइट हैंड साइड वाला फिगर जहाँ पर दो ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं। तो ये ए और बी को मिला के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे ए यूनियन बी। ठीक है? अब यहाँ पर एक छोटी चीज़ हम वापस रिवाइज करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में क्या होते हैं, कितने एलिमेंट्स है, वो होता है एन ए से हम उसको शो करते हैं। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अगली लाइन है वो हमको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देती है, वो है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं
वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब कुछ सवाल करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला वाला एग्जांपल दिया है कि रोस्टर फॉर्म में हमको दिया हुआ है, रोस्टर मेथड में, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है। पहला वाला एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप रुक के थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। मैं आपको अभी इसके आंसर्स दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर्स की तरफ जाइए। ठीक है, तो हम आंसर्स पे जाते हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। आप मैच कीजिए, आंसर्स आपके सेम आए अलग आए। ठीक है, और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं अलग अलग जो हमने कैटेगराइज। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप फिर से यहाँ पर पॉज करके एक बार आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिस सेट 1 है। ये प्रैक्टिस सेट 2 का एक पार्ट है जहाँ पर 3 क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट अभी आने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। ये इसका कुछ पार्ट आ गया है। ये प्रैक्टिस सेट 3 का बचा हुआ पार्ट है। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इसका लेफ्ट वाला पार्ट आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर को वो सिर्फ ऑफलाइन क्लास के लिए था। ये आगे का है। और इसके बाद ये बचे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिए। और अगर इसके लिए आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए सेट्स के बारे में तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।